Welcome students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and we will continue our discussion about sampling. So this is part 2 of our sampling lecture. इससे पहले एक लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि सैम्पलिंग मेथड्स की दो मेन क्लासिफिकेशन होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टाइप हमने डिस्कस की जिसमें एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, लेकिन हमने कहा दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक जो तभी की जा सकती है जब हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम भी अवेलेबल हो और हमारी पॉपुलेशन भी पूरी की पूरी एक्सेसिबल हो। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग मेथड्स जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। इसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और उसकी ही टाइप्स में एरिया और डबल सैम्पलिंग आ जाएंगी। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जिसमें अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन फ्रेम अवेलेबल हो, पॉपुलेशन फ्रेम हमने किसको कहा था, इज लिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हु आर इन द पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें से एक खास नंबर एक इंटरवल के बाद चूज करते जाते हैं फ्रॉम अवर सैंपल। सो अगर हमारे पास 200 है पॉपुलेशन, सो वी कैन चूज एवरी फिफ्थ और एवरी 10th और एवरी 20th और 25th डिपेंडिंग अपॉन कि हमको कितना सैंपल कलेक्ट करना है। तो हम उसमें से एवरी nth एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम एवरी थर्ड फ्रॉम द लिस्ट जो है वो सिलेक्ट करते जा रहे हैं। सो इट इज एक्चुअली सेम एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन हमने इसमें अपनी आसानी के लिए ये सोच लिया कि हम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक एलिमेंट को चूज करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन फ्रेम। जब हमारे पास पॉपुलेशन फ्रेम होगा तो तभी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करना पॉसिबल है। Next is stratified random sampling. This is a more complex form of random sampling जिसमें हम समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन को हम जब रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं तो एक खास जो डेमोग्राफिक है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा या कम हो जाती है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम पहले अपने पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा आर बेसिकली सम ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन। अच्छा, आप स्ट्रेटास कैसे बना सकते हैं? जैसे आप स्ट्रेटा बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जेंडर। मेल्स अलहदा हो गए, एक स्ट्रेटा बन गया, फीमेल्स अलहदा हो गए। यू कैन मेक अ स्ट्रेटा बेस्ड अपॉन द एज ग्रुप। जो 25 ईयर्स तक के रिस्पोंडेंट्स हैं उनका एक स्ट्रेटा बन गया, 25 से 40 तक का एक स्ट्रेटा बन गया, 40 अबव का एक तीसरा स्ट्रेटा बन गया। तो आपकी अपनी रिसर्च की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सामने रख के आप पहले अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में डिवाइड करें। और स्ट्रेटास की ये क्वालिटी है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनमें ओवरलैप नहीं होता। यानी ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपके पास एक ग्रुप है मेल्स का और एक ग्रुप है फीमेल का, तो उनके एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप हो। और एक ग्रुप मैं कह देता हूँ चलो ये अडल्ट मेल हैं, ये अडल्ट फीमेल हैं, और फिर आपके पास एक ग्रुप है चिल्ड्रन का, तो ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स होंगे। एक दफा जब आपने अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप इज टू सिंपली रैंडमली चूज देम फ्रॉम दो स्ट्रेटास। तो अगर आपके पास डिपेंडिंग अपॉन के जी ये 3 आपके पास एक ग्रुप में से हैं तो एक उसमें से आप उठा लें, ये 6 एक और ग्रुप में से हैं तो 2 इसमें से उठा लें, और फिर 3 एक और ग्रुप के हैं तो एक इसमें से उठा लें, तो हम इसको कहेंगे ये प्रोपोर्शनली, उनकी तादाद के प्रोपोर्शनली आपने उनमें से सैंपल उठा लिया। यानी 6 के लिए 2 और 3 के लिए एक सैंपल जो है आपने डिसाइड कर लिया। सो दिस इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये आगे मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हमने क्या किया। सबसे पहले कि हमने अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो टेबल आपके सामने है इसमें इनकम कैटेगरी के हिसाब से इसने स्ट्रेटास बनाए रिसर्चर ने, कि जिनकी $25,000 से कम की इनकम है वो एक स्ट्रेटा बन गया, नंबर 1।
25,000 से 40,000 के दरमियान दूसरा स्टेटा बन गया, 40,000 से 60,000 तीसरा स्टेटा और ओवर 60,000 का चौथा स्टेटा। फिर देखा कि ओवरऑल पॉपुलेशन में इनकी कितनी प्रोपोर्शन है, तो 25% लोग स्टेटा 1 में हैं, 40% स्टेटा 2 में है, 30% स्टेटा 3 में है और 5% स्टेटा 4 में है। तो आपने अगर उनमें से 400 टोटल सैंपल लेना था तो प्रोपोर्शनली आपने क्या किया कि आपने 100 यहाँ से ले लिए, 160 इधर से ले लिए, 120 इधर से ले लिए और 20 उधर से ले लिए। तो ये एक प्रोपोर्शनेट रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गई। तो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं। स्टेज 1 रिसर्चर पॉपुलेशन को स्टेटस में डिवाइड करेगा, स्टेज 2 रिसर्चर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू उनमें से सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा या ड्रॉ कर लेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है और डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटीज एंड योर अप्रोच। तो प्रोपोर्शनेट सैंपल तो बिल्कुल सिंपल है कि साइज ऑफ द सैंपल दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप। सब ग्रुप का क्या मतलब है? ईच स्ट्रेटा is proportional to the size of that subgroup in the entire population। और disproportionate का क्या मतलब है कि size of the sample selected from each subgroup is disproportionate to the size of the sample in the population। अब मैं आपको इस एग्जांपल से दोबारा बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने 100 सिलेक्ट किए स्ट्रेटा 1 में इस वजह से कि 400 में से 100 is 25%। अगर सपोज मैं यहाँ पे 50 कर लेता नंबर 1, तो 50 आउट ऑफ 400 इज नॉट 25%, रादर इट इज 12.5%। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में वो वाला स्टेटा 25% लोगों पे मुश्तमिल था, लेकिन मेरे सैंपल में वो सिर्फ 12.5% लोगों पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो जनरलाइजेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। हालांकि हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, लेकिन प्रोपोर्शनेट टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन द पॉपुलेशन हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो हमारी चूंकि डिसप्रोपोर्शनेट हो गई है, तो यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आ जाएगा। The third type of complex sampling is called cluster sampling। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग को ही हम समटाइम्स एरिया सैम्पलिंग भी कह देते हैं। इट्स एरिया सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, जो मैं आपको जब एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सो इट इज आल्सो अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ ग्रुप्स और क्लस्टर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब हुआ क्या कि समटाइम्स, अब जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि टोटल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान इज ओवर पॉपुलेशन। हमारे पास उनकी लिस्ट भी आ गई, किसी तरीके से हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनकी एक लिस्ट भी मंगवा ली। अब हम वहां से एक सैंपल करना चाह रहे हैं। अगर हम उसमें एक सिंपल रैंडम सैंपल करें तो पॉसिबल है कि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डाइवर्स ज्योग्राफिकल एरियाज, वहां से हमारा सैंपल जो है वो आ जाए, जो हमने ड्रॉ किया सैंपल कि 10 स्टूडेंट कराची के आ जाएं, 4 स्टूडेंट कोयटा के आ जाएं, 5 स्टूडेंट केपीके में पेशावर से आ जाएं, 6 स्टूडेंट सवात से आ जाएं, 4 स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान से आ जाएं और पंजाब के डिफरेंट एरिया से। तो आप उन सारों से अगर आपने फिजिकली जाके डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनेयर फिल कराना है, तो आप सारों को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? तो जब यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम फिर उनको पहले क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्लस्टर्स में डिवाइड करने का भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। उसका क्या मतलब है कि आप अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉट डिपेंडिंग अपॉन के जी वो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेटस पे बेस करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन के वो डिफरेंट एरियाज पे बेस करते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो एग्जांपल है मैं आपको उस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मैं पूरी कंट्री को ना 154 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो 154 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया, उन 154 डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने क्लस्टर्स बना दिया। यानी कि
पूरी कंट्री में 154 क्लस्टर्स हैं। इसी तरह आप ये देखें कि ये 4-6 क्लस्टर्स बना दिए हमने, ओवरऑल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इस डिवाइड करने में ये नहीं मैंने सोचा कि मेल ज्यादा हो जाए या फीमेल ज्यादा हो जाए, मैंने अपनी आसानी के हिसाब से क्लस्टर्स बना दिए। ये क्लस्टर्स ये भी हो सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी एक क्लस्टर बन जाए या हर प्रोविंस एक क्लस्टर बन जाए, और उसके बाद मैं स्टेज 1 में उनमें से कुछ क्लस्टर्स पहले चूज कर लूंगा। Now let me give you an example to explain this better. Now just suppose I cannot draw the whole map of Pakistan here, but just what I can do the best. This is Pakistan divided into. Okay, let me make a very a square map. That's better. Of course, this is Pakistan, right? मैं क्या करता हूँ कि इस पाकिस्तान को मैं 6 रीजन्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक रीजन हो गया हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, एक रीजन हो गया हमारे पास कश्मीर, एक रीजन हो गया हमारे पास पंजाब, एक रीजन हो गया हमारे पास इस्लामाबाद, केपीके, सिंध, ऑफ कोर्स एक और भी रीजन आएगा दैट इज बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि मैंने पूरे पाकिस्तान को 7 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, मैंने इनको क्लस्टर्स खुद ही डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब मैंने स्टूडेंट्स को जब सैंपल करना है तो मैं सबसे पहले इसमें से क्लस्टर सेलेक्ट कर लूंगा, और वो मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे चूज किया, तो होते होते क्या हुआ कि मेरे पास एक आ गया गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा क्लस्टर आ गया पंजाब। अब मेरे लिए आसानी ये हो गई कि अब मैंने जो फर्दर स्टूडेंट्स का सिंपल रैंडम सैंपलिंग करनी है वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में से ही करनी है। तो आपने देखा कि जब हमने ओवरऑल सिंपल रैंडम सैंपलिंग की थी विदाउट मेकिंग एनी क्लस्टर, तो फिर हमारे पास जो रिस्पोंडेंट्स थे वो पूरे पाकिस्तान में से डिफरेंट लोकेशंस में से आ गए। लेकिन जब हमने क्लस्टर सैंपलिंग में क्या किया कि हमने पहले डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन को, और ज्यादातर ये क्लस्टर्स बनते हैं ज्योग्राफिकली, डिफरेंट एरियाज वाइज भी बन सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वाइज भी क्लस्टर्स बना सकते हैं। और क्लस्टर सैंपलिंग में ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि क्लस्टर्स इंटरनली डिसिमिलर हों लेकिन आपस में ये काफी हद तक सिमिलर हो। तो ये भी एक कंसिडरेशन है जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेटा और क्लस्टर में क्या फर्क है। स्ट्रेटा में आप ओवरऑल पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि वो ग्रुप्स आपस में सिमिलर हो। देखिए, ये सारे मेल्स हैं, ये सारे फीमेल्स हैं, ये सारे चिल्ड्रन हैं, तो ये ग्रुप्स आपस में सिमिलर हैं, और फिर आप उन सारे के सारे ग्रुप्स में से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि हम क्लस्टर सैंपलिंग में जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल क्लस्टर्स में, फिर हम उनमें से कुछ क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें, ये वाला क्लस्टर सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला क्लस्टर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो बाकी 1 2 3 4 क्लस्टर यानी 6 में से 2 क्लस्टर सेलेक्ट हुए हैं, बाकी 4 क्लस्टर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए हुए। और जो 2 क्लस्टर्स आपने सेलेक्ट किए उनमें से फर्दर या तो सारे के सारे लोगों को सैंपल कर लें, या उसमें से फर्दर फिर आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 स्टेज भी हो सकती है और 2 स्टेज भी हो सकती है, यानी एक स्टेज अगर सिर्फ 1 स्टेज करनी है तो क्लस्टर में से सारे ही लोग आपका सैंपल बन जाएंगे। अगर 2 स्टेज करनी है तो पहले आप क्लस्टर को ड्रॉ सिलेक्ट करें रैंडमली, और फिर उस क्लस्टर के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको दोबारा से रैंडमली सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे फिर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। A multi-stage sampling is the taking of sample in stages using smaller and smaller sampling unit at each stage. It is a complex form of cluster sampling because it is a type of sampling
which involves dividing the population into groups or clusters. Then one or more clusters are chosen at random and everyone within the chosen cluster is sampled. In some cases, several levels of cluster selection may be applied before the final sample elements are reached. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखिए सैम्पलिंग जैसे यूएसए की एग्जांपल इसने दी. आपको पता है यूएसए 52 स्टेट्स पे बेस करता है. तो पहले आपने क्या किया कि 52 स्टेट्स जो हैं उनको क्लस्टर डिक्लेयर कर दिया. फिर उनमें से आपने रैंडमली 2 या 3 स्टेट्स चूज कर ली. नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल अदर स्टेट्स. जो आपने 3 स्टेट्स जो सिलेक्ट किए आप सिर्फ उसी में से फर्दर सैम्पलिंग करनी है. फिर आपने फर्दर उन स्टेट्स को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स में. वो डिवाइडेड थे ऑलरेडी. तो आपने उन डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ रैंडमली डिस्ट्रिक्ट्स उठा लिए. और ये डिस्ट्रिक्ट किन स्टेट्स में से उठाए थे? जो आपने स्टेज 1 में स्टेट सेलेक्ट की थी. तो स्टेज 2 में आपने क्या किया कि आपने वो डिस्ट्रिक्ट्स वहां से कुछ चूज कर लिए. फिर फर्दर आपको पता है वो डिस्ट्रिक्ट्स विलेजेस में डिवाइडेड थे. तो आपने क्या किया कि जो स्टेज 2 में डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए थे उसमें से रैंडमली कुछ विलेजेस सिलेक्ट कर लिए. और एट द फाइनल स्टेज जो आपके विलेजेस सिलेक्ट हुए थे थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, उसमें से आपने कुछ हाउस होल्ड जो हैं वो सैंपल कर लिए और उन हाउस होल्ड में से आपने फिर डाटा कलेक्ट किया. तो एक तो आपको सारी की सारी 52 स्टेट्स में विजिट नहीं करना पड़ा. आपको सिर्फ 3 स्टेट्स की तरफ देखना पड़ा. उन सारी की सारी स्टेट्स में आपको सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी नहीं जाना पड़ा. उनमें से भी आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए और फिर उनमें से आपने कुछ विलेजेस सेलेक्ट कर लिए और फिर उनमें से आपने कुछ हाउस होल्ड सेलेक्ट कर लिए. तो आपकी डाटा कलेक्शन जो है, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी कॉस्ट, आपका टाइम वो कम हो गया. लेकिन आपकी सैम्पलिंग जो है वो रैंडम ही रही, चाहे वो मल्टी स्टेट सैम्पलिंग थी. तो इसी तरह एग्जांपल है, देयर आर 154 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान. द रिसर्चर कंसिडर्ड देम क्लस्टर्स. तो रिसर्चर ने क्या किया, 154 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनको क्लस्टर बना दिया. फिर रिसर्चर ने उनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स रैंडमली सिलेक्ट किए. अच्छा, ये रैंडम सिलेक्शन जो है ये सिंपल रैंडम भी हो सकती है और ये सिस्टमैटिक रैंडम भी हो सकती है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि जिसमें आफ्टर एवरी इंटरवल हम एक चीज सिलेक्ट कर लेते हैं. तो आपने 5 डिस्ट्रिक्ट रैंडमली सिलेक्ट कर लिए फ्रॉम दीज 154 डिस्ट्रिक्ट्स. ये होगी स्टेज 1. फिर आपने क्या किया कि ईच डिस्ट्रिक्ट में से यू चूज 5 टाउन्स रैंडमली. यानी हर डिस्ट्रिक्ट में से 5 टाउन्स आपने सिलेक्ट कर लिए. ये हो गया आपकी स्टेज 2. तो अब आपके पास जो टोटल टाउन्स हैं जहां से आपने सैम्पलिंग करनी है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 व्हिच इज 25. फिर आपने क्या किया कि आपने ईच टाउन में से 10 हाउसेज रैंडमली चूज कर लिए. इसका मतलब है कि 25 डिस्ट्रिक्ट्स में से या 25 टाउन्स में से 10 हाउसेज हर किसी में आपने रैंडमली चूज किए. तो आपके टोटल जो है 250 हाउसेज बन गए जिसमें से आपने डाटा कलेक्ट करना है फाइनल. दिस इज मल्टी स्टेट सैम्पलिंग. इसके एडवांटेजेस ये हैं, वेयर द पॉपुलेशन इज टू वास्ट एंड रिसर्चिंग एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉसिबल. तो फिर आप मल्टी स्टेज डिजाइन जो है वो चूज करते हैं. It reduces the time taken to research an area. It is useful while collecting primary data from a geographically dispersed population. It also keeps a tab on the cost of the research. जाहिर है कॉस्ट कम होती जा रही है. अब आपको हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ रहा. आपको एक स्पेसिफिक 5 डिस्ट्रिक्ट्स और उनमें भी 5 टाउन्स और उनमें से भी हर टाउन में सिर्फ 10 घर जो हैं, हाउसेज जो हैं, उनमें आपको जाना पड़ रहा है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल इज यूज्ड टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन एज अ होल. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी स्टेट सैंपलिंग कि इसमें आप कर रैंडम सैंपलिंग रहे हैं लेकिन आप इसमें अपनी कन्वीनियंट जो है वो ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम सैंपलिंग. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो इतनी जनरलाइजेबल नहीं होती जितनी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और उसकी, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको रिसर्च में. सो स्टे ट्यून फॉर आवर पार्ट 3 ऑफ सैम्पलिंग लेक्चर. थैंक यू.